आज का दिन बहुत शानदार रहा, है ना? आज करीब 1 बजे मुझे इस कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी और मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे प्रीमेनोपॉज़ल फ्लशेज़ तो नहीं हो रहे हैं या कुछ ऐसा। और फिर मुझे एहसास हुआ नहीं, मैं औरत नहीं हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा शायद मुझे पुरुषों वाली मिडलाइफ़ क्राइसिस हो रही है। और फिर मैंने इधर-उधर पूछना शुरू किया और बहुत से लोग यहाँ पर बहुत गर्मी महसूस कर रहे थे। क्या आपको अभी गर्मी लग रही है? हम थोड़े ठंडे हो गए हैं, है ना? हाँ, ठीक है, ख़ैर ये तो सच में एक आशीर्वाद है। तो ख़ैर आज शाम यहाँ आकर आप सबके साथ साझा करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और आज सुबह मैंने डिजिटल डंजियन 1 के बारे में बात की थी। आज शाम मैं डिजिटल डंजियन 2 के बारे में बात करूँगा। जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, पादरी के रूप में हमारा एक हिस्सा यह है कि हम लोगों को आगे आने वाली चीज़ों के लिए तैयार करें और मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं और प्रवेश करने वाले हैं, जो अब तक कभी नहीं आया था, एक बड़ी कठिनाई का समय। इसलिए हमें यह सोचना होगा कि हम इन समयों से कैसे गुज़रेंगे और हमारी ताकत का स्रोत क्या है और हमारी आशा का स्रोत क्या है। तो कल मेरे पास 2 बिल्कुल अलग-अलग वार्ताएँ हैं, लेकिन आज शाम मैं डिजिटल डंजियन की इस अवधारणा को आगे बढ़ाऊँगा। और जैसे आज सुबह मैंने डिजिटल डंजियन 1 के बारे में बात की थी, मैंने सोचा है कि इसे डिजिटल डंजियन 2 नाम दूँ। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने सिर झुकाएँ और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको जीवन के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सब्त के घंटे हमारे ऊपर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम काम की दुनिया और बहुतों के लिए चिंता की दुनिया से अलग हो सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जब हम अब आपकी उपस्थिति में आते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारे कानों में फुसफुसाए, यही मार्ग है, इसमें चलो। प्रभु, हम जानते हैं कि हम कठिन समय में जी रहे हैं, लेकिन आपने हमें भविष्यवाणी की आवाज़ एक टॉर्च की तरह दी है, जो हमें अंधेरे और कठिन समय में मार्गदर्शन करती है। और पिता, आपने वादा किया है कि कलीसिया के वरदान प्रेरितों के समय से लेकर आपके दूसरे आगमन तक सक्रिय रहेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज रात के लिए बुद्धि के वरदान और उस समय की समझ के लिए जिसमें हम जी रहे हैं। तो प्रभु, हम इस शाम के बाकी समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। कृपया मेरे माध्यम से और मेरी ओर से बोलें। ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में। आमीन। ठीक है, तो ये हमारी आज शाम की यात्रा है। मैं स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या आपने स्मार्ट सिटीज़ के बारे में सुना है? हाँ। क्या आपने 15 मिनट सिटीज़ के बारे में सुना है? हाँ, इनका रोल आउट महामारी के दौरान शुरू हुआ था। और ये वास्तव में यूरोप के कुछ हिस्सों में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय होने लगे। ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड का विश्वविद्यालय नगर, उन्होंने अपने शहर को 15 मिनट के ज़ोन में बाँटने का फ़ैसला किया और हर किसी को एक निश्चित ज़ोन तक ही सीमित कर दिया गया। और उन्होंने कुछ इस तरह से सोचा था। ज़्यादातर लोगों के लिए ज़ाहिर है कि उत्तरी मेन को छोड़कर वे अपनी चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और खाद्य आपूर्ति से 15 मिनट की ड्राइव के भीतर ही रहते हैं। ज़ाहिर है, मेन में ऐसा नहीं है ना? लेकिन ज़्यादातर मामलों में दुनिया के अधिकांश लोग शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और रोज़गार से लगभग 15 मिनट की दूरी पर ही रहते हैं। ये 4 चीज़ें। और इसलिए यूरोप के योजनाकारों ने एक पुराने सोवियत विचार को अपनाना शुरू किया, जो था 15 मिनट शहरों का। और ये विचार वास्तव में सोवियत संघ से आया है और इसे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ये हमारी आज शाम की यात्रा है। हम कुछ स्मार्ट सिटी लक्ष्यों को देखेंगे, हम कुछ स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को देखेंगे जो चल रही हैं। हम कुछ स्मार्ट सिटी से जुड़ी खतरों को भी देखेंगे जो मौजूद हैं। हम स्मार्ट सिटी से जुड़ी कुछ ऐसी चुनौतियों और विकल्पों को देखेंगे और फिर स्मार्ट सिटी की दुविधाओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो यही है हमारी आज शाम की यात्रा। क्या आप में से किसी को महामारी के दौरान शंघाई याद है? नहीं। जब लोगों को पुलिस द्वारा उनके अपार्टमेंट्स में बंद कर दिया गया था और दरवाज़ों को बाहर से सील कर दिया गया था और लोग सचमुच अपने अपार्टमेंट्स में भूख से मर गए थे। ये बहुत ही भयानक, भयानक घटना थी। और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हमने देखा कि सरकारों ने लॉकडाउन लगाए, जिसमें लोगों को सचमुच उनके अपने घरों, अपने अपार्टमेंट्स में बंद कर दिया गया। और इसीलिए महामारी के बाद अब दुनिया भर में स्मार्ट सिटी कहलाने वाली चीज़ों में रुचि अचानक बढ़ गई है। तो अगर आप सीबीडीसी और डिजिटल आईडी के रोल आउट के समानांतर देखें, तो दुनिया भर की कई सरकारें स्मार्ट सिटी तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं।
और कुछ ही हफ्ते पहले बार्सिलोना में चौथा स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस हुआ, जिसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए और इसमें राष्ट्रीय सरकारें, वैश्विक कंपनियां, आईटी दिग्गज शामिल थे और ये सभी एक साथ आए ताकि वे शहरी परिप्रेक्ष्य को फिर से आकार देने पर चर्चा कर सकें, जिससे हमारे पास वे शहर हों जिन्हें वे अधिक टिकाऊ, अधिक कुशल और अधिक मानव केंद्रित कहते हैं। लेकिन स्मार्ट शब्द निगरानी, सर्विलांस का पर्याय है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो आज हमारे आसपास जो स्मार्ट सिटी के लक्ष्य हैं वे कौन कौन से हैं? पहला यह है कि सरकारें संसाधनों और सुविधाओं तक समान पहुंच की बात करती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए सार्वजनिक परिवहन या उपयोगिताओं को कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में दिन के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करना, जैसे जैसे आप दिन भर आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी का एक और लक्ष्य है जिसे वे सुधारित नागरिक भागीदारी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं ताकि लोग स्थानीय शहरी पहलुओं पर सीधे वोट कर सकें, स्थानीय निर्णयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और आदर्श रूप से इसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी और शहरी नियोजन प्रक्रिया में उनकी संलग्नता को बढ़ाना है। तो यह दूसरा लक्ष्य है जिसके बारे में हम इन सम्मेलनों में बात करते हुए सुनते हैं। तीसरा लक्ष्य है जिसे वे अधिक समावेशी वातावरण कहते हैं और इसका अर्थ है स्मार्ट अवसंरचना को महिलाओं, अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, बुजुर्गों या विकलांगों के लिए समावेशी रूप से डिजाइन करना। इसका उदाहरण होगा सार्वजनिक स्थानों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था करना ताकि संवेदनशील समूहों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। जब मैं 2014-15 में उत्तरी इराक में था, उस समय आईएसआईएस वहाँ कब्जा कर रहा था। मैं कुछ शिविरों में जा रहा था। ये ज़्यादातर ईसाई थे जो मोसुल में आईएसआईएस से भागे थे और हमने शिविरों में पूछा, आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? और वह न तो खाना था और न ही चिकित्सा देखभाल। महिलाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, हमें ऐसे शौचालय चाहिए जो अच्छी तरह से रोशन हों और शिविर के केंद्र में हों, क्योंकि हमें अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए रात में शिविर से बाहर जाना पड़ता है और उस दौरान हमें पकड़ लिया जाता है और तस्करी का शिकार बना लिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिविरों के केंद्र में अच्छी तरह से रोशन शौचालय हों ताकि हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपहरण और तस्करी के खतरे के बिना। और जब मैं एएफएम के साथ था तो हमने कुछ पैसे जुटाए और यही किया। हमने कई शिविर बनाए जिनके बीचों बीच पेड़ों के ब्लॉकों में स्नानघर बनाए, जिनके चारों ओर दीवारें थीं और भरपूर रोशनी थी। और महिलाएं बहुत खुश थीं कि उनके लिए एक अधिक समावेशी वातावरण था। मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी प्लानिंग सिर्फ अपने पड़ोसी के लिए चिंता रखने जैसी है। जैसा कि यीशु ने मत्ती 7:12 में कहा था, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। फिर आपके पास है स्मार्ट शहरों का एक और उद्देश्य है गलत सूचना से लड़ना। तो आप जानते हैं राज्य का अखबार, कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार प्रवदा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सत्य। और जाहिर है उसमें जो कुछ भी आप पढ़ते थे वह सच नहीं था। और आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो फॉक्स, CNN या BBC जो भी कह रहे हैं उसे सुनिए और ठीक उसका उल्टा मान लीजिए और तब आप जान जाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं और वे कहते हैं कि यह एक खारिज की गई थ्योरी है तो समझ लीजिए कि शायद वही सच है। और जितनी ज़ोरदार तरीके से वे किसी खबर की एक व्याख्या पर हमला करते हैं उतना ही पक्का है कि वही सच है। लेकिन स्मार्ट सिटी के लक्ष्यों में फिर से एक लक्ष्य है गलत सूचना से लड़ना। तो उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि जब कोई सार्वजनिक आपातकाल हो तो हम लोगों को तुरंत सूचित करने में सक्षम होना चाहते हैं ताकि वे जान सकें कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अगर कहीं आग लग जाए, जैसे पैराडाइज कैलिफोर्निया में या टोक्यो में भूकंप आ जाए या दक्षिण पूर्व एशिया में सुनामी आ जाए, तो हमें नागरिकों को कुछ ही सेकंड में सूचित करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे जान सकें कि उन्हें क्या करना है और अगले 90 सेकंड या 1 मिनट के भीतर जीवन बचाने वाली कार्रवाई कर सकें, ताकि वे उस आपदा से बच सकें जो शहर पर आने वाली है। और फिर यह विचार आता है कि सरकारें सबसे अच्छे जीवन स्तर को अनुकूलित करना चाहती हैं। यह तकनीक का उपयोग करके ट्रैफिक को कम करना, प्रदूषण घटाना और शहरी संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना है ताकि नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता अधिकतम हो सके। ये सब तो काफ़ी अच्छा लगता है ना? आप तो आश्वस्त नहीं लग रहे हैं।
मुझे कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मैं स्मार्ट सिटी का अच्छा सेल्समैन नहीं हूं, है ना? खैर, ये स्मार्ट सिटी के लक्ष्य हैं और हाल ही में बार्सिलोना में आयोजित स्मार्ट सिटी एक्सपो में, जहां 850 से अधिक प्रमुख विश्व शहरों का प्रतिनिधित्व था, और यही वे लक्ष्य हैं जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। और जब आप मेक्सिको सिटी के मेयर के बारे में सोचते हैं, जिनके शहर में 30 मिलियन लोग रहते हैं, तो ये मेयर बेहद शक्तिशाली होते हैं। उनके पास विशाल संसाधन होते हैं और वे वैश्विक आईटी और टेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं ताकि हमारे विश्व के स्मार्ट शहरों में जीवन के तरीके को पूरी तरह बदल सकें। तो अब कौन कौन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? ठीक है, मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण देने जा रहा हूँ और उनमें से एक है गतिशीलता और परिवहन से जुड़ा हुआ। उदाहरण के लिए, अब ट्रैफिक लाइट्स एआई द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। अब वे ट्रैफिक के अनुसार खुद को ढालना सीख रही हैं, जिससे इंजन आइडलिंग और यात्रा समय कम होता है। मैंने देखा है कि शहरों में 10 जंक्शनों वाली लंबी सड़क पर अगर मैं पहले जंक्शन से हरी बत्ती पर निकलता हूं तो बाकी सब भी हरी ही मिलती हैं, लेकिन पहले पर लाल बत्ती मिली तो आगे सब लाल ही मिलेंगी। ऐसे में बेहतर है कि आप सड़क किनारे हरी बत्ती होने तक इंतज़ार करें और फिर तेज़ी से निकलें ताकि आप बाकी बत्तियां भी पार कर सकें, वरना आप हर जगह रुकते रहेंगे। लेकिन एआई का इस्तेमाल पहले से ही लंदन और दुबई जैसे शहरों में ट्रैफिक लाइट्स को डायनामिक रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर बनाया जा सके। और अब हम कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर भी देख रहे हैं। अब यात्री बस और ट्रेन की लोकेशन की लाइव अपडेट्स पाने लगे हैं। रूट्स को मांग के अनुसार तुरंत बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, लंदन और न्यूयॉर्क में डेवलपर्स के लिए रियल टाइम ओपन डेटा उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे ट्रांजिट ऐप्स बना सकें। और दुबई में जियो फेंस्ड क्षेत्रों में ऑटोनॉमस वाहनों का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें रिस्पॉन्सिव रूटिंग है। हम इलेक्ट्रिक वाहन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी देख रहे हैं, जिसमें स्मार्ट ग्रिड्स और पार्किंग सेंसर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के साथ एकीकृत किए जा रहे हैं। कुछ शहरों में आपूर्ति और मांग के आधार पर हर मिनट कीमतें समायोजित की जा रही हैं ताकि संतुलन बना रहे। हम अपने शहरों में ऑटोनॉमस वाहनों और ड्रोन का उपयोग भी देख रहे हैं। हम ऑटोनॉमस वाहनों, बसों या डिलीवरी ड्रोन के लिए निर्धारित कॉरिडोर या परीक्षण क्षेत्र भी देख रहे हैं। और डिजिटल ट्विन्स के उपयोग से शहरों को ट्रैफिक परिदृश्यों का सिमुलेशन करने की सुविधा मिल रही है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर के पास एक डिजिटल ट्विन है, और जब सरकार यह जानना चाहती है कि अगर अगले 2 महीनों में इस सड़क पर रोड वर्क्स किए जाएं तो सिंगापुर में क्या होगा, तो वे इसे डिजिटल ट्विन के माध्यम से चलाते हैं और फिर एआई ये सिमुलेट करता है कि उस विशेष शहर में ट्रैफिक फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह वे पहले से जान लेते हैं कि शहर में व्यवधान को कम करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपके पास एक भौतिक शहर है, लेकिन आपके पास उस शहर का एक डिजिटल संस्करण भी है, और शहर के योजनाकार इसका उपयोग तब करते हैं जब वे यह योजना बना रहे होते हैं कि क्या करना है। जब मैं दुबई में रहता था तो मैंने देखा कि कभी-कभी आप सुबह उठते हैं और 3 या 4 मुख्य सड़कें बस बंद कर दी जाती हैं। क्या यहाँ कोई दुबई में रहता है? हाँ, ठीक है। ये एक अद्भुत जगह है ना? वहाँ की वास्तुकला, वे लोग वहाँ शानदार इमारतें बनाना जानते हैं। तो मैंने वहाँ किसी से पूछा, मैंने कहा, अच्छा ऐसा क्यों है? हम खबरों में पढ़ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में आबादी में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी सड़कें उतनी ही व्यस्त क्यों हैं? ये कैसे संभव है? और जो जवाब मुझे उस व्यक्ति से मिला, जो दुबई में सड़क इंजीनियरिंग के प्रमुख थे, वह एक एडवेंटिस्ट थे। वह एक व्यवसाय चलाते थे जिसका नाम था 7 डे इंजीनियरिंग कंपनी, और वे सड़क इंजीनियरिंग के प्रमुख थे। उन्होंने कहा, क्या ने कोरेंटी, उन्होंने कहा, लोगों को यह भ्रम देने के लिए कि शहर अच्छा चल रहा है, जब आबादी घटती है तो वे बस मुख्य गलियारों को बंद कर देते हैं। इससे वे भीड़ का स्तर वैसा ही बनाए रखते हैं। इसलिए आपको यह एहसास नहीं होता कि दुबई में गाड़ियाँ कम हो गई हैं। उन्होंने बस इसे कृत्रिम मरम्मत के लिए बंद कर दिया है। यह एक स्मार्ट सिटी है, आप कह सकते हैं, जो अपने ही निवासियों को धोखा दे रही है ताकि उन्हें यह न लगे कि हालात उतने ख़राब हैं जितना कि खबरों में सुनते हैं, सड़कों को बंद करके। इसलिए आपको लगता है कि सड़क पर उतने ही लोग हैं। फिर आपके पास ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ी पहलें हैं। अब शहर स्मार्ट ग्रिड्स लागू कर रहे हैं।
इनमें सेंसर होते हैं जो आपूर्ति और मांग को स्वचालित रूप से संतुलित करते हैं। इस तरह वे नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल कर रहे हैं और वे बिजली कटौती को अलग थलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोपेनहेगन शहर स्मार्ट ग्रिड तकनीक का उपयोग पवन और सौर ऊर्जा इनपुट को प्रबंधित करने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए करता है। मैं एक बार सुबह स्पोकन से डेनवर होते हुए शिकागो लौट रहा था। मुझे हमेशा ये सुबह 5 बजे की उड़ानें ही मिलती हैं, लेकिन मैं 5 बजे सुबह की उड़ान से वापस जा रहा था, स्पोकन से डेनवर, और सुबह 5 बजे। सुबह के समय मुझे लंबी बातचीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। खैर, मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं उस कंपनी के राष्ट्रीय निदेशक के बगल में बैठा जो अमेरिका में 70% स्मार्ट इलेक्ट्रिकल मीटर बनाती है, और यह एक बेहद दिलचस्प बातचीत थी। और वे इस बात को लेकर बहुत उत्साही थे कि हमें अपने घरों में स्मार्ट मीटर क्यों लगवाने चाहिए। और उन्होंने कहा, हम आपके पूरे दिन की गतिविधियों को सिर्फ आपकी बिजली की खपत से ट्रैक कर सकते हैं। हम आपके दिन भर की बिजली की खपत का अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें पता है कि आप कब चर्च जाते हैं, कब जिम जाते हैं, हमें पता है कि आप कब छुट्टियों पर जाते हैं, और इसी आधार पर हम यह भी जान सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में कब चोरी हो रही है, और हम 911 को सूचित कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप घर पर नहीं हैं। हम आपके पैटर्न्स का स्मार्ट मीटरों के जरिए अनुमान लगा सकते हैं। वह कहते हैं, हम सिर्फ आपके बिजली की खपत से इन स्मार्ट मीटरों के जरिए आपके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। खैर, ये एक बहुत ही रोचक बातचीत थी। इसने मुझे सुबह 5 बजे तक जगाए रखा, लेकिन उसके बाद हम किसी और विषय पर बात करने लगे। हमने दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में बात की, और वह भी एक बहुत दिलचस्प बातचीत थी। खैर, जब बात ऊर्जा और पर्यावरण की आती है तो अब हमारे पास बुद्धिमान कचरा प्रबंधन भी है। तो सिनसिनाटी में स्मार्ट कचरा डिब्बे इस्तेमाल किए जाते हैं जो अनावश्यक कलेक्शन ट्रिप्स को कम करते हैं। तो सिनसिनाटी में आपका कचरा इस हफ्ते नहीं उठाया जा सकता क्योंकि डिब्बा कंपनी को बता देता है कि उसमें इतना कचरा नहीं है कि रुककर उसे उठाया जाए। इस तरह वे सिनसिनाटी में कचरा संग्रहण को और अधिक कुशल बना रहे हैं। हमारे पास अब बुद्धिमान जल प्रबंधन भी है। तो सिंगापुर में जल प्रणाली के लिए एक स्मार्ट ग्रिड है। यह दबाव में होने वाली गड़बड़ियों का तुरंत पता लगा लेता है, जिससे वे अपनी टीमों को जल प्रणाली में टूट फूट की मरम्मत के लिए भेज सकते हैं और हर साल लाखों गैलन पानी बचा सकते हैं। और हमारे पास पर्यावरण के लिए वायु गुणवत्ता की निगरानी भी है। अगर आप भारत के दिल्ली राजधानी शहर नई दिल्ली जाएं तो वहाँ एक ऐप है जिससे आप दिल्ली के हर जिले में वायु गुणवत्ता को ट्रैक कर सकते हैं। आप कहेंगे, यह क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, आप जाएं और दिल्ली में कुछ समय बिताएं। ये बहुत घिनौना है सुबह 7 बजे की हवा, क्योंकि लाखों लोग सड़कों पर रहते हैं और वे सड़कों पर ही शौच करते हैं। और जब आप सुबह 7 या 8 बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जगह खुले नाले की तरह बदबू मारती है। और आपके पास है, हवा में प्रदूषण की सांद्रता इतनी ज़्यादा है कि आप उसे लगभग अपने हाथों से छू सकते हैं। और इसलिए दिल्ली में ऐसे ऐप्स हैं जो आपको बताते हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ निजी, जो आपको बताते हैं इस समय इस ज़िले में वायु गुणवत्ता कैसी है और आज के बाकी दिन के लिए हवा की दिशा के अनुमान के अनुसार आगे क्या होने वाला है, इसका भी पूर्वानुमान देते हैं। फिर आपके पास सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं। उदाहरण के लिए, अब आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं जो एआई के साथ जुड़े हुए हैं, जो भीड़ की गतिविधियों में असामान्यता का पता लगा सकते हैं। तो अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गिर जाता है या अगर कहीं झगड़े के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो स्मार्ट टीवीज़ और एआई के संयोजन से पुलिस को उस स्थान पर भेजा जा सकता है, इससे पहले कि लोग मदद के लिए कॉल करें। हमारे पास सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आपदा प्रतिक्रिया भी लागू की जा रही है। अब एआई सिस्टम सोशल मीडिया पर संकट के संकेतों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, टोक्यो में अब एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लोगों के फ़ोन से जुड़ी हुई है ताकि उन्हें समय रहते सतर्क किया जा सके आपदा होने से कुछ सेकंड पहले। जैसे भूकंप, ताकि लोग भूकंप के शहर में आने से पहले ही शरण ले सकें। और फिर आपके पास स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग है, जिससे स्ट्रीट लाइट्स मंद हो जाती हैं, या अगर कोई नहीं चल रहा है तो वे और भी मंद हो जाती हैं, या अगर आप आते हैं तो वे तेज़ हो जाती हैं। जैसे ही आप सड़कों पर चलते हैं, लाइट अचानक आपके लिए तेज़ हो जाती है और आपके गुजरने के बाद लाइटें बंद हो जाती हैं।
तो ये स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं। फिर आपके पास नागरिक सेवाएं और ई गवर्नेंस हैं, तो अब आप दुनिया भर में डिजिटल नागरिक पोर्टल या ऐप्स देख रहे हैं जो सब कुछ करते हैं, जैसे परमिट के लिए आवेदन करना, अपने बच्चों के लिए स्कूल में आवेदन करना, अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखना, सार्वजनिक सेवाओं के लिए पंजीकरण करना और अपने टैक्स का भुगतान करना। इस क्षेत्र में एस्टोनिया दुनिया में सबसे आगे है और एस्टोनिया में लगभग 99.9% सभी सरकारी सेवाएं अब आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ही ऐप से उपलब्ध हैं और एस्टोनिया इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल नागरिक सेवाओं के रोल आउट में भी वे सबसे आगे हैं और फिर 24/7 एआई चैटबॉट्स भी हैं। क्या आपने कभी इंटरनेट पर किसी चैटबॉट से बात की है? ओह, यकीन मानिए वे वाकई बहुत अच्छे हैं, वे वाकई बहुत अच्छे हैं। तो अगर मैं कहीं उड़ान भर रहा हूँ और मुझे किसी भी कारण से अपनी फ़्लाइट बदलनी है, मान लीजिए मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा हूँ और मैं यूनाइटेड की वेबसाइट पर जाता हूँ और अपनी पत्नी के साथ कहीं उड़ान भर रहा हूँ। गुरुवार को हम जा रहे हैं और रविवार को वापस आ रहे हैं, लेकिन उसे रविवार को पहले की फ़्लाइट लेनी है, जो अगर आप पुराने तरीके से करें तो अब हमारे पास अपनी-अपनी फ़्लाइट्स के लिए 2 अलग-अलग कोड हो जाएँगे और अगर आपने एक ही टिकट पे खरीदी है तो ये करने में थोड़ा समय लग सकता है। अब आप बस यूनाइटेड के चैटबॉट पर चले जाएँ और वे आपके साथ ये काम कर सकते हैं। आप एक एआई सिस्टम से बात करते हैं जो सवाल पूछता है, चैट कर अपनी ज़रूरत बताएं और वह कर देगा। यह अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि अपनी खुद की वेबसाइट एन2पी पर भी मैंने अभी तक ये नहीं किया है, लेकिन मेरा बेटा मुझसे बार-बार कहता है, डैड आपको क्वेरी का जवाब देने के लिए एक चैटबॉट चाहिए। जैसे आप खुद फ़ोन का जवाब क्यों दे रहे हैं? बस अपनी वेबसाइट पे एक चैटबॉट लगा दो और अगर लोग सवाल पूछें तो एआई उनके लिए उन सवालों के जवाब दे सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अभी ऐसा करने जा रहा हूं या नहीं। शायद ये शादियों के लिए भी अच्छा है ना? कृपया चैटबॉट से बात करें। खैर, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अन्य उदाहरण भी हैं। तो लंदन एक डेटा स्टोर चलाता है और न्यूयॉर्क के पास वह है जिसे वे ओपन डेटा कहते हैं और उसमें सैकड़ों डेटा सेट्स हैं, हवा की गुणवत्ता की निगरानी से लेकर अनुबंध खर्चों तक। और इन शहरों के नागरिक इन ओपन डेटा स्रोतों, इन ऑनलाइन डेटाबेस से डेटा अपलोड और इकट्ठा कर सकते हैं और वे ऐसे ऐप्स विकसित कर सकते हैं जो उस शहर में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। तो लंदन में किसी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स के आधार पर, जो अब सार्वजनिक हित का विषय हैं, चूहों को देखे जाने की रिपोर्ट करने के लिए एक ऐप विकसित किया है। मुझे लगता है कि सैन फ्रांसिस्को में शायद सड़कों पर मानव मल की रिपोर्ट करने के लिए भी कोई ऐप है, लेकिन लंदन में अब आप एक ऐप पर चूहों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं जो इस ओपन डेटा पर आधारित है जिसे सरकार लोगों के लिए उपलब्ध करा रही है। और फिर आपके पास इमारतों और बुनियादी ढांचे के रखरखाव की सुविधा है। इसके बाद मेरे पास एक और उदाहरण है। ये स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो दुनिया के कुछ हिस्सों में नई इमारतें बनाई जा रही हैं जिनमें कई सेंसर लगे हैं जो लाइटिंग, हीटिंग और वेंटिलेशन को नियंत्रित करते हैं। और ये सेंसर इमारत में लोगों की उपस्थिति, बाहर का तापमान और अंदर का तापमान आंक रहे हैं और वे लगातार सिस्टम को समायोजित कर रहे हैं ताकि इमारत के अंदर लोगों के लिए अधिकतम आराम सुनिश्चित किया जा सके। वैसे आराम की तलाश आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिर्फ एक अतिरिक्त टिप्पणी के तौर पर। आराम की तलाश आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचिए। आराम की तलाश व शानदार आरामदायक कुर्सी खरीदना, आलसी बनकर सोफे पर पड़े रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आराम हमारे लिए इंसानों के रूप में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमें आरामदायक इमारतें पसंद हैं। डिजिटल ट्विन सिटीज़ के अलावा दुबई की स्मार्ट गगनचुंबी इमारतें अपने स्वचालित सिस्टम से ऊर्जा बचाती हैं, साथ ही पुलों, सड़कों और रेल लाइनों पर लगे सेंसर कंपन और दरारों का पता लगाकर संरचनात्मक स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, जिससे खराबी आने से पहले ही अलर्ट मिल जाता है। तो अब शिकागो के मुख्य पुलों पर रियल टाइम में तनाव मापने के लिए सेंसर लगे हैं और ये अधिकारियों को बताते हैं कि कब मरम्मत की ज़रूरत है। फिर आपके पास स्वास्थ्य से संबंधित स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्वास्थ्य और कल्याण। तो उदाहरण के लिए हमारे पास टेलीमेडिसिन है। क्या आपने महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन का उपयोग किया है? हाँ। क्या आज किसी ने इसका इस्तेमाल किया है? हाँ।
हमें टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करना पसंद है। तो अब टेलीमेडिसिन शहरों में टेलीमेडिसिन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपने घर पर ही चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकें, बिना घर छोड़े, बिना अस्पताल जाए, और इससे अस्पताल जाने की ज़रूरत और शहर में परिवहन कम हो जाता है। अब कई शहर जैसे टोरंटो और सियोल बुजुर्गों को स्मार्ट वेयरेबल्स प्रदान करते हैं ताकि अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए तो वे डॉक्टर को सूचित कर सकें। जैसे कि वे मर गए हों, उनका दिल रुक गया हो या कुछ भी हो सकता है। वे डॉक्टर को बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है। आपके पास पर्यावरणीय स्वास्थ्य ट्रैकिंग भी है। तो अब आपके पास ऐसे ऐप्स हैं जैसे लॉस एंजल्स में, जो न केवल वायु गुणवत्ता बल्कि शोर स्तर, शहरी हीट आइलैंड्स और रियल टाइम शोर शिकायतों को भी ट्रैक करते हैं ताकि अधिकारी मध्यस्थता टीमों को भेज सकें और स्थिति का समाधान कर सकें। तो ये हमारे आसपास हो रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इसके कुछ खतरे क्या हैं? क्योंकि जब आप इन स्मार्ट सिटी एक्सपो की रिपोर्ट सुनते हैं और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और बड़ी आईटी कंपनियां होती हैं, साथ ही दुनिया की प्रमुख परिवहन कंपनियां भी होती हैं, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों के ये मेयर सभी इकट्ठा होकर यह चर्चा करते हैं कि वे जीवन को कैसे अधिक कुशल बना सकते हैं, यह सब 24 घंटे, सातों दिन डेटा संग्रह पर निर्भर करता है। यही इसकी नींव है। यह शहर भर में फैले लाखों सेंसरों पर निर्भर करता है जो अलग अलग चीज़ों को मापते हैं। और आप कह सकते हैं, हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा है और यह मददगार भी है, लेकिन इसका समग्र प्रभाव एक स्मार्ट सिटी को निगरानी शहर में बदल देना है। यही दिशा है जिसमें यह जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी के खतरे, आइए इन स्मार्ट सिटी के कुछ खतरों पर नज़र डालते हैं। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो स्मार्ट सिटी का ढांचा मूल रूप से एक निगरानी राज्य का कंकाल बन जाता है। जब शहरों के सीसीटीवी कैमरे, सार्वजनिक परिवहन स्कैनर, भुगतान प्रणालियां और यहां तक कि कचरा डिब्बे भी सभी डेटा एक केंद्रीय डाटाबेस में भेजते हैं, तो यह एक डेटा समृद्ध वातावरण बनाता है। जब इसे आपके डिजिटल आईडी के साथ जोड़ा जाता है तो इसका उपयोग आपके हर मूवमेंट, हर लेन-देन और उस स्मार्ट सिटी के भीतर आपके द्वारा की गई हर चीज़ को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। और व्यक्तिगत फ़ोन आधारित डिजिटल आईडी का एकीकरण, जिसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन में स्मार्ट सिटी के साथ लागू किया गया है, ये समस्या को और बढ़ा देता है। फिर आपके पास निरंतर मूवमेंट ट्रैकिंग होती है। जब पूरे शहर में घने फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा सिस्टम लगे होते हैं तो अधिकारी बस आपको लॉक कर सकते हैं और दिन भर आप जहां भी जाए आपको ट्रैक कर सकते हैं। तो मेरे पास घर पर कुछ ड्रोन हैं और मैं कुछ हफ्ते पहले टोरंटो में था, और आप अभी अमेरिका में कुछ खास ड्रोन नहीं खरीद सकते, लेकिन आप उन्हें टोरंटो में खरीद सकते हैं। तो मैं ढेर सारे ड्रोन लेकर वापस आया, और जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस आने वाला है, तो मैं ढेर सारे ड्रोन लेकर वापस आया, क्योंकि आप अभी अमेरिका में कुछ खास ड्रोन नहीं खरीद सकते हमारे चीन के साथ विवाद के कारण, लेकिन आप उन्हें टोरंटो में खरीद सकते हैं। तो ये ड्रोन वाकई काफ़ी अद्भुत हैं। आप इन ड्रोन को लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर हवा में स्थिर रख सकते हैं और आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि यह आपके चेहरे को लॉक कर ले, और आप जहां भी चलेंगे वह ड्रोन बस आपको भीड़ में हर जगह फॉलो करता रहेगा, और यह बस आप पर लॉक हो जाता है और जो भी डेटा देख रहा है उसे डेटा फीड भेजता रहता है। और आप उन ड्रोन से बच नहीं सकते। इन ड्रोन में थर्मल इमेजिंग होगी, नाइट विजन होगा और सामान्य ऑप्टिक्स भी होंगे। तो ये चीज़ें वाकई काफ़ी अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि मेरी सास कभी-कभी मुझे देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन यह ड्रोन तकनीक सच में अविश्वसनीय है। लेकिन जब चेहरे की पहचान और डिजिटल आईडी को जोड़ दिया जाए, तो एक स्मार्ट सिटी में केवल सड़क पर चलना भी अलग-अलग सेंसर को पिंग कर देगा। सो आप हमेशा सिस्टम के लिए दिखाई देते हैं। अब आपके पास कोई निजता नहीं बची है, और फिर आपके पास जियो फेंसिंग और यात्रा प्रतिबंध भी होते हैं। तो लोकेशन डेटा सरकार को जियो फेंसिंग करने में सक्षम बनाता है, यानी व्यक्तिगत नागरिकों पर भौगोलिक स्थान के नियमों को स्वचालित रूप से लागू करना। उदाहरण के लिए, अगर शहर के कुछ क्षेत्रों को उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया जाए, सिस्टम अधिकारियों को सूचित कर सकता है कि आप निषिद्ध क्षेत्र की सीमा के करीब आ रहे हैं, या वे आपका प्रवेश बंद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग खो सकते हैं, आपकी गाड़ी बंद की जा सकती है, या आपके क्रेडिट कार्ड काम करना बंद कर सकते हैं। जब आप शहर के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं,
जैसा कि हमने आज सुबह उल्लेख किया था, महामारी के दौरान चीन के वैक्सीनेशन ऐप का दुरुपयोग लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाया कि उनकी हरी स्थिति लाल हो गई और कंडक्टरों ने उन्हें बसों और सार्वजनिक परिवहन से उतरने को कहा, क्योंकि कंडक्टर जानते थे कि उनका प्रवेश वर्जित था। तो उन डिजिटल आईडी ने पिछले कुछ वर्षों में उन चीनी नागरिकों के लिए डिजिटल हथकड़ी का रूप ले लिया। यह उदाहरण दिखाता है कि किस तरह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य ऐप का उपयोग सरकार की नीति के खिलाफ सार्वजनिक असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह एक पूरे शहर में लागू डिजिटल आईडी सिस्टम का इस्तेमाल भी कुछ लोगों की आवाजाही को क्षेत्र या समय के अनुसार सीमित करने के लिए हथियार के रूप में किया जा सकता है। और फिर आता है खरीदारी की शक्ति के अनुपालन का मुद्दा। मैंने ये पहले ही कवर कर लिया है। खरीदने की शक्ति अनुपालन से जुड़ी हुई है। इसे ही हम सोशल क्रेडिट स्कोर कहते हैं। क्या आपने सोशल क्रेडिट स्कोर के बारे में सुना है? ये बिल्कुल वास्तविक है। अगर एक डिजिटल मुद्रा आपकी डिजिटल आईडी से जुड़ी है तो आप क्या खरीद सकते हैं? ये सरकार द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। डिजिटल मुद्राएं प्रोग्राम करने योग्य मुद्राएं हैं। सरकार ये तय कर सकती है कि आप किस पर खर्च कर सकते हैं, कहाँ खर्च कर सकते हैं और कितनी बार खर्च कर सकते हैं। इन डिजिटल मुद्राओं के साथ, जिन्हें दुनिया भर में लागू किया जा रहा है, 150 से अधिक सरकारें सक्रिय रूप से डिजिटल मुद्राएं लागू कर रही हैं, जैसा कि हम यहाँ आज रात बात कर रहे हैं। सरकारें उदाहरण के लिए एक स्मार्ट सिटी में अगर वे पर्यावरण को संरक्षित करना चाहती हैं, तो वे यह कह सकती हैं कि आप हर महीने अपनी डिजिटल मुद्रा का केवल 10% ही अपने 15 मिनट के क्षेत्र के बाहर उपयोग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कभी यात्रा नहीं कर सकते। आपका पैसा केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए ही मान्य है। वे प्रोग्रामेबल मुद्रा के साथ यह भी कह सकते हैं, जैसा कि यूरोप में है, वहाँ सचमुच यह प्रतिबंध लागू है कि डिजिटल यूरो के साथ आपको किसी भी समय अपने खाते में केवल एक निश्चित संख्या में यूरो रखने की अनुमति है। तो अगर एक महीने में जीने के लिए 4000 यूरो की ज़रूरत है, लेकिन आपको किसी भी समय अपने बैंक में केवल 3000 यूरो ही बचाने की अनुमति है, इसका मतलब है कि आप सिस्टम के गुलाम हैं। आप कभी भी सिस्टम के बाहर अपनी संपत्ति नहीं बना सकते जिस पर आप जीवन यापन कर सकें, क्योंकि आप कभी भी अपने बैंक खाते में 3 हफ्ते से ज़्यादा की वित्तीय जमा राशि नहीं रख सकते। अगर सरकार यह तय कर ले कि उन्हें आपको पैसे खर्च करवाने की ज़रूरत है, तो वे आपकी बचत पर टैक्स लगाना या नकारात्मक ब्याज दर लागू करना शुरू कर सकते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके। जब मैं 2000 में साइप्रस में रहता था, कब था वह? 2005-2006 में ग्रीक सरकार एक वित्तीय संकट से गुजर रही थी और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के निर्देश पर हम सब एक सुबह उठे और पाया कि उस रात हमारे खातों में हेयर कट कर दिया गया था। आप जानते हैं हेयर कट क्या होता है? यह वह स्थिति है जब सरकार आपके सभी चालू खातों से बस 5 या 10% राशि ले लेती है। रातों रात पैसा गायब हो जाता है, बस चला जाता है। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए जब मैं साइप्रस में था, तब मेरा भी हेयर कट हुआ, क्योंकि मैं उस समय नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस में बैंकिंग कर रहा था। तो ये चीज़ें बिल्कुल वास्तविक हैं, और जब आप किसी सरकारी वॉच लिस्ट में आ जाते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका में सामान्य नियम के अनुसार अगर आप नो फ्लाई लिस्ट में आ जाते हैं तो उस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। और एक बार जब आपको कुछ खास सूचियों में डाल दिया जाता है तो उन सूचियों से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो आप कह सकते हैं, खैर हमारे पास अमेरिका में अभी ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य बात सवाल में ही छुपी है, अभी तक, क्योंकि हमारे पास एक सामाजिक क्रेडिट योजना है और यह अनौपचारिक है। हमने पिछले 10 वर्षों में इसे जिक्र देखा है। इसे कैंसिल कल्चर के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ मिशिगन राज्य में किसी ने पोस्ट किया होता, शायद आप आज भी ऐसा करते हैं। अगर आप पोस्ट करते हैं, अगर आप मेन राज्य के कर्मचारी हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं, और मेरा मानना है कि विवाह केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच होना चाहिए, तो देखिए कि आप मेन राज्य की नौकरी कितने दिन तक रख पाते हैं। तो हमारे पास एक सामाजिक क्रेडिट सिस्टम है। ये चीन जितना औपचारिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है। तो फिर आपके पास ऑनलाइन भाषण की निगरानी या सेंसरशिप होती है। और इसलिए एक बार जब आपका डिजिटल आईडी आपके सिम कार्ड से जुड़ जाता है, जैसा कि आज थाईलैंड में है, तो सभी इंटरनेट लॉगिन्स आपके डिजिटल आईडी से जुड़े हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हर ट्वीट, हर पोस्ट, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आप पोस्ट करते हैं, वह एक सत्यापित पहचान से जुड़ा होता है। ये ऑनलाइन भाषण की सेंसरशिप की ओर ले जाएगा। और ब्रिटेन में हम इसे अभी वास्तविक समय में होते हुए देख रहे हैं। पिछले साल एक स्थानीय नागरिक था
वह एक शरणार्थी या प्रवासी परिवार से आया था और उसने समाज पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। एक बैले क्लास में कई युवा लड़कियों को चाकू मारकर हत्या कर दी और यह एक बेहद क्रूर हत्या थी। और तुरंत ही जनता में जबरदस्त गुस्सा उमड़ पड़ा, क्योंकि उस शहर में सरकारें मध्य पूर्व और दुनिया के अन्य हिस्सों से कई पुरुषों को ला रही थीं जो स्थानीय महिलाओं को शिकार के रूप में देखते हैं, और सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही थी। इस बारे में शिकायत करना नस्लवादी माना जाता है। तो तुरंत ही जनता में जबरदस्त विरोध की लहर उठी और जो भी व्यक्ति यह कहता पकड़ा गया कि चलो आज दोपहर 4 बजे सार्वजनिक चौक में मिलते हैं। सरकार एआई का इस्तेमाल कर रही थी और हर उस ब्रिटिश नागरिक को ट्रैक कर रही थी जो विरोध प्रदर्शन के लिए बुला रहा था, और अब उनमें से कई को लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। यह सब अभी भी ब्रिटेन में हो रहा है। मुझे पता है कि हाल ही में ब्रिटेन में एक महिला को जेल में डाल दिया गया क्योंकि कानून के अनुसार गर्भपात क्लिनिक के एक 100 गज के दायरे में विरोध करना गैर कानूनी है। तो वह गर्भपात क्लिनिक से लगभग 50 गज दूर चुपचाप खड़ी थी और पुलिस ने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं सोच रही हूं। उन्होंने पूछा, तुम किस बारे में सोच रही हो? उसने कहा, असल में मैं अपने मन में प्रार्थना कर रही हूं और इसी बात के लिए। अब वह महिला केवल अपने मन में सोचने या प्रार्थना करने के अपराध में कई वर्षों की सजा के साथ जेल में है। तो जब कुछ महीने पहले राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन गए तो उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि आप इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बंद कर रहे हैं। तो ऑनलाइन भाषण की निगरानी या सेंसरशिप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। अब संसाधनों के लिए स्मार्ट मीटर लागू किए जा रहे हैं जो बिजली, गैस और पानी के लिए प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। यह राशनिंग और स्वचालित प्रवर्तन की संभावना को जन्म देता है। तो अगर शहर ऊर्जा आपातकाल घोषित करता है तो एक एकीकृत एआई सिस्टम अपने आप आपके घर के थर्मोस्टेट को सीमित कर सकता है या आपके ऊर्जा खोटे के इस्तेमाल के बाद बिजली काट सकता है। और आपको कितनी बिजली इस्तेमाल करने की अनुमति है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक आज्ञाकारी नागरिक हैं या असंतुष्ट नागरिक। फिर आपको स्वास्थ्य सेवा तक सशर्त पहुंच मिलती है। एक जुड़े हुए सिस्टम में यदि आप अनिवार्य स्वास्थ्य अपॉइंटमेंट या वैक्सीन छोड़ देते हैं तो अब आपकी स्थिति शहर की प्रणालियों में फ्लैग हो जाती है। हमने यह पूरे यूरोपीय संघ में देखा जब उन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट लागू किए थे। और अगर आपके वैक्सीन पासपोर्ट अपडेट नहीं थे तो न वैक्सीन, न डिजिटल पास, न रेस्तरां में प्रवेश और न ही यात्रा की अनुमति। यह यूरोप में सिर्फ 2-3 साल पहले हुआ था। और जो उन्होंने यूरोप में किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक मॉडल है जिसे पूरी दुनिया में लागू किया जा सकता है। ये डिजिटल आईडी और आपकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर सशर्त पहुंच। फिर आपके पास रोजगार के अवसर और एआई प्रोफाइलिंग के आधार पर रोजगार तक सशर्त पहुंच होती है। इसका क्या मतलब है? नियोक्ता आपके एकीकृत डेटा से निकाले गए सोशल रिस्क स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अगर एआई आपके ऑनलाइन डेटा ट्रेल का विश्लेषण करता है और आपको उच्च जोखिम वाला पाता है तो आपको चुपचाप नौकरी की शॉर्टलिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और इस तरह का एल्गोरिदमिक भेदभाव आपकी जानकारी के बिना ही हो जाएगा। दरअसल किसी ने इस बारे में एक ब्रिटिश एयरलाइन से सवाल किया और उन्होंने पूछा, आपके सभी स्टूअर्ड और स्टूअर्डेस इतने युवा और फिट क्यों हैं? और उन्होंने कहा, देखिए, आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति लंबा है या छोटा, चौड़ा है या पतला। आप इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। और एयरलाइन का जवाब था, हम उन्हें शारीरिक रूप से नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं कि वे कौन कौन से खेलों में शामिल हैं। और एक बार जब हमने आपकी जीवन शैली की प्रोफाइल बना ली तो हम यह काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आप शारीरिक रूप से कैसे दिखेंगे। और इस बात पर भेदभाव करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है कि आप मैराथन दौड़ते हैं या नहीं, लेकिन यह इस बात का अच्छा संकेतक है कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं। और इसलिए एयरलाइन व्यक्ति की प्रोफाइलिंग उन चीज़ों के आधार पर कर रही थी जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि आप अच्छे स्टूअर्ड या स्टूअर्डेस बनेंगे या नहीं, ये तय करने के लिए कि एयरलाइंस में कौन सेवा देगा। और फिर आपके निजी गोपनीयता का क्षरण शुरू हो जाता है। आखिरकार अगर सभी डिवाइस और सेवाएं आपके डिजिटल आईडी से जुड़े केंद्रीकृत सिस्टम में डेटा भेजती हैं तो जैसी हम जानते हैं, व्यक्तिगत गोपनीयता का क्षरण हो जाता है। हर स्मार्ट बल्ब, हर फिटनेस ट्रैकर, हर कार सेंसर आपके जीवन के बारे में एक डेटा पॉइंट बन जाता है जो किसी केंद्रीय प्राधिकरण के लिए सुलभ होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी गोपनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और आप कह सकते हैं, तो इसमें क्या समस्या है पास्टर वाइन?
समस्या यह है कि जब आपको पता होता है कि आप 24x7 डिजिटल निगरानी में हैं, तो यह आपके व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि आप किससे मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब कुछ निगरानी में है। मैं पहले सोवियत संघ में रहता था। एक जगह थी जिसका नाम नक्चवान था, जो एक स्वायत्त गणराज्य थी, जो अज़रबैजान और ईरान और तुर्की और आर्मेनिया के बीच स्थित थी। और ये बहुत छोटी जगह थी और मैं वहाँ आईडीआरआ के 2 अन्य कर्मचारियों के साथ था, जो अब टेनेसी में रहते हैं। और हमें पता था कि केजीबी, क्योंकि उस समय अभी भी केजीबी ही था, सोवियत गुप्त पुलिस, हमें पता था कि हर ईमेल पढ़ा जाता है और हर फ़ोन कॉल की निगरानी की जाती है। हमारे ड्राइवर और हमारे अनुवादक दोनों ही केजीबी के थे। सरकारी अधिकारियों के लिए मैंने जो कुछ भी किया वह अज्ञात नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वह सरकार को पता था। और क्या इससे आपके व्यवहार में बदलाव आता है? हाँ, ऐसा होता है। मैं अपनी माँ को भेजता था, क्योंकि उन्हें मेरी हर ईमेल का अनुवाद करना पड़ता था, तो मैं अपनी माँ को इंग्लैंड में भेजता था। हमारे पास तब कंप्यूसर्व हुआ करता था। क्या आप में से कुछ को कंप्यूसर्व याद है? इंटरनेट इतना खराब था कि मैं अपने कंप्यूटर को ऑटो रीडायल पर छोड़ देता था। शुक्रवार दोपहर को मैं ऑफिस से निकलता था और अपनी माँ को एक चैप्टर भेजने की कोशिश करता था, पता नहीं पेचेक्स एंड प्रॉफिट्स का। मान, मैंने एक किताब ढूंढी है, ये वाकई अच्छी लग रही है, इसे देखो, तुम्हें क्या लगता है? ये जानते हुए कि किसी बेचारे केजीबी अधिकारी को इसे पढ़ना और अनुवाद करना पड़ेगा। मैंने सोचा, अगर तुम मेरी ईमेल पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ईमेल दूंगा। तो कभी कभी आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, मैं अपने सहकर्मियों से कहता था, चिंता मत करो जब तुम 24x7 निगरानी में हो। स्थानीय लोग भी जानते हैं कि तुम 24x7 निगरानी में हो। कोई तुम्हें छुएगा नहीं या हमला करेगा या नुकसान पहुंचाएगा या तुमसे कुछ चुराएगा, क्योंकि केजीबी की 2 आंखें हर वक्त तुम पर लगी रहती हैं। तो कोई भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये लोग यहीं केजीबी के हैं। ये सिर्फ ड्राइवर और अनुवादक नहीं है, ये केजीबी के लोग हैं। और केजीबी अपने आप में एक कानून है, वे जब चाहे मार सकते हैं। तो 24 घंटे निगरानी में रहना, मैं इसके तहत रह चुका हूं। यह तरीका बदल देता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। और हमने उस इलाके में एक चर्च की स्थापना की थी। वहाँ कुछ भी नहीं था और हमने एक चर्च स्थापित किया, और वे सभी मुस्लिम पृष्ठभूमि से थे और हम ये सब साइड में करते हुए व्यस्त थे। और वहाँ एक स्थानीय डॉक्टर थे, वे एडवेंटिस्ट थे और बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वे भी 24 घंटे निगरानी में थे। और मुझे याद है कि मैं उनसे मिलने गया था और हम बाहर टहलने जाते थे। हम अपने फ़ोन घर पर छोड़ देते थे और शहर की सड़कों पर कारों के शोर के बीच टहलने निकल जाते थे, ताकि कोई हमारी बातचीत ना सुन सके। और वे बताते थे कि एक स्थानीय नागरिक के रूप में केजीबी द्वारा पूछताछ किए जाने का अनुभव उनके लिए कैसा था, और मेरे लिए केजीबी द्वारा पूछताछ किए जाने का अनुभव कैसा था। मैं केजीबी की पूछताछ में यह जानते हुए जा सकता था कि मेरे पास विदेशी पासपोर्ट है। ये बिल्कुल अलग बात है कि आप केजीबी की पूछताछ में ये जानते हुए जाइए कि वे आपके साथ जो चाहें कर सकते हैं और कोई भी कानून उन्हें रोक नहीं सकता। और मसीह में यह प्रिय भाई जिस दबाव और तनाव में था, यह जानते हुए कि उस स्थानीय चर्च प्लांट का मुख्य एल्डर होने के नाते, जो मुसलमानों के बीच तेजी से बढ़ रहा था, वह सरकार की ओर से भारी दबाव में था और वे उसके बारे में सब कुछ जानते थे। और उनके पास वह चीज़ थी जिसे वे पापका कहते हैं। पापका एक भूरे रंग की फाइल जैसी होती है, और सोवियत संघ में हर किसी की एक पापका होती थी जिसे गुप्त पुलिस अपने पास रखती थी। और उन्होंने कहा, अगर आपकी पापका पर कोई निशान है तो आपके बच्चे विश्वविद्यालय नहीं जा सकते, वे कॉलेज नहीं जा सकते, सरकार उन्हें भूमिगत चूहों की सफाई जैसे कामों में लगा देगी या आपके जीवन के किसी अन्य काम में। लेकिन अगर आप केजीबी की नज़र में स्वीकार्य सीमा से बाहर जाते हैं तो आप और आपका परिवार हमेशा के लिए चिह्नित हो जाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, सिर्फ आपसे मिलना ही एक खतरा है। और इसलिए मैंने वहाँ जो महसूस किया वह यह था कि सरकार युवकों में रुचि रखती थी, लेकिन दादी नानियों के ईसाई बनने में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए हमने दादी नानियों की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वे अपने घरों में विश्वास फैला सकती थीं। लेकिन पुरुष चर्च आने से डरते थे, क्योंकि इसके सामाजिक परिणाम होते थे। जब आप 24x7 निगरानी में रहते हैं, केजीबी की 24x7 निगरानी में रहना या स्मार्ट सिटी में निगरानी में रहना, दोनों लगभग एक जैसी ही बात है। स्मार्ट सिटी के लिए ये जॉर्ज ऑनरवेल की 1984 जैसी ही है। तो एक तरह से हमें सभी को स्मार्ट सिटी के बारे में फैसले लेने होते हैं।
और क्या हम स्मार्ट सिटी में या ऐसी सिटी में रहने या जाने वाले हैं जो स्मार्ट बन रही है, या फिर हम जीवन में कोई और दिशा अपनाने वाले हैं? अब मुझे नहीं पता कि मेन में आपके यहाँ कितनी स्मार्ट सिटी हैं। मेरा मतलब है ये एक गंभीर सवाल है। आप जानते हैं कितनी है बहन? आपको कोई भी नहीं पता, ठीक है। आज रात ये वाली, हाँ आज रात यहाँ एक स्मार्ट सिटी है, हाँ, लेकिन शायद पोर्टलैंड मैन, शायद फ्री पोर्ट। मेरा मतलब है शायद समय के साथ कुछ बड़े शहर स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के बड़े शहरी क्षेत्र पहले ही इस रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो जब बात स्मार्ट सिटी की आती है तो हम सभी को फैसले लेने होते हैं। और मेरे माता पिता इंग्लैंड में रहते हैं, जहाँ लगभग हर कोई किसी न किसी शहर में रहता है, और ये शहर हर गुजरते साल के साथ और ज़्यादा स्मार्ट या निगरानी प्रधान होते जा रहे हैं। हम ये हमेशा देखते हैं, और ये उस मेंढक की तरह है जो बर्तन में है। पानी कितना गर्म होना चाहिए इससे पहले कि आप तय करें कि अब और नहीं करना है। इन जोखिमों पर आज रात चर्चा करने का उद्देश्य न तो डर फैलाना है और न ही निराशावाद, बल्कि यह है कि हम एडवेंटिस्ट के रूप में आगे बढ़ते हुए सूचित निर्णय ले सकें और हमारे चारों ओर जो प्रवृत्तियां हो रही हैं उन्हें पहचान सकें। हम एक ऐसे विश्व की ओर बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल नियंत्रण और खड़े होते जा रहे हैं, और इसलिए कुछ व्यावहारिक चीज़ें हैं जो हम अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत लचीलापन बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों की सूची देने जा रहा हूं जिन्हें हम अपनी आवश्यक चुनावों में मदद के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कम निगरानी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाइए, जिसे आमतौर पर ग्रामीण इलाका कहा जाता है। शहरों में स्मार्ट सिटी होती है, नाम से ही शुरू होती है, और अभी तक हमारे पास स्मार्ट ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। लेकिन हम स्मार्ट शहरी वातावरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। वे पूरी तरह से निगरानी में रहते हैं। और इंग्लैंड में लंदन के मेयर ने ये कैमरे लगाए हैं ताकि ये देखा जा सके कि कौन लंदन के केंद्र में गाड़ी चला रहा है। फिर वे आपको इसके लिए अपने आप दंडित कर देते हैं। कहा जाता है कि इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। बिल्कुल, ये पूरी तरह बकवास है। आप जानते हैं, मेरे द्वारा रोज़ 10 पाउंड देने से मेरी जानकारी के अनुसार वैश्विक जलवायु पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन यही वे लोग करते हैं। तो इंग्लैंड में ऐसे कुछ हीरो हैं जो वैन और कट्टर लेकर घूमते हैं, और वे इन बड़े कैमरों को काट कर गिरा देते हैं, और उन्हें स्थानीय लोकनायक के रूप में देखा जाता है। लेकिन उन्हें लोकनायक इसलिए माना जाता है क्योंकि लोग निगरानी से थक चुके हैं, और ये तो बस और भी बुरा होता जा रहा है। तो एक बात जिस पर आप विचार कर सकते हैं वह है अपने परिवार को ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित करना जहां इतनी डिजिटल निगरानी ना हो। शहरी क्षेत्रों में सबसे पहले स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्रवर्तन लागू किया जाता है। ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहना लगातार निगरानी से अधिक स्वतंत्रता दे सकता है, और आत्मनिर्भरता आमतौर पर देहात में मैनहट्टन की तुलना में अधिक आसान होती है। दूसरी बात, अपनी खुद की खाद्य सामग्री उगाना शुरू करें। सिस्टर व्हाइट ने विशेष रूप से देहात में जाने की सलाह दी है, क्योंकि वह कहती हैं जब न खरीदो न बेचो का समय आएगा तो खरीदने और बेचने की समस्या, खासकर भोजन खरीदने की समस्या, बहुत गंभीर हो जाएगी। और आज अमेरिका में ऐसे एडवेंटिस्ट हैं जिनके पास मैनहट्टन में अपने फ्रिज में सिर्फ एक दिन का खाना है, बस उतना ही। वे पूरी तरह से सिस्टम पर निर्भर हैं, उनमें कोई लचीलापन नहीं है। हमारे शहरी केंद्रों में अगर कोई झटका लगे तो उनके पास जीवित रहने की कोई क्षमता नहीं है, और इसलिए ग्रामीण वातावरण में रहना हमें अपना खुद का भोजन उगाने की सुविधा देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब जीवन की बुनियादी ज़रूरतों की बात आती है तो आप डिजिटल सिस्टम के नियंत्रण से बाहर होते हैं। आत्मनिर्भरता देश में शहरी वातावरण की तुलना में आसान है। आप घर के बगीचे रख सकते हैं, सामुदायिक फार्म और बीजों को संरक्षित कर सकते हैं। इन सब में अमेरिका में गैर एडवेंटिस्टों के बीच भी फिर से रुचि बढ़ रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हमारे शहरी इलाकों में क्या हो रहा है। मुझे यह अजीब लगता है कि गैर एडवेंटिस्ट अक्सर हमारे शहरों में जो हो रहा है उसे एडवेंटिस्टों से ज़्यादा समझते हैं, और यह लगभग लूट की पत्नी जैसा है। हम सदोम और अमोरा की सुख सुविधाएं छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी जब यीशु ने मत्ती 24 में चेलों को चेतावनी दी थी कि जब तुम ये बातें होते देखो तो भाग जाओ, जब रोमियो ने ईसा पूर्व यरूशलेम को घेर लिया था 66 ईस्वी में, और फिर वे सीरिया वापस लौट गए, तब सभी मसीही यरूशलेम से निकलकर यरदन नदी पार कर गए। और जब अगली बार रोमियो ने आकर 70 ईस्वी में यरूशलेम पर कब्जा किया तो उस प्रक्रिया में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए।
और इतिहासकार यूसेबियस के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक भी मसीही नहीं मरा क्योंकि उन्होंने यीशु के दिए हुए शब्दों को गंभीरता से लिया था। तो मैं चाहता हूं कि आप आज रात इन बातों पर विचार करें, क्योंकि हम शहरी शहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हमें कहाँ रहना है। और इसलिए हम यह भी चुन सकते हैं कि हम कितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं। डिजिटल सीमाएं बनाए रखें। कुछ लोगों के पास ऐप्स की भरमार होती है। तो यहाँ कितने लोग हैं, हाथ मत उठाइए। कितने लोग यहाँ अपनी सभी ऐप्स के लिए एक ही लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं? मैं आपसे आज रात इसे स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा हूं। यहाँ कितने लोग हैं जो अपनी ऐप्स या स्मार्ट डिवाइस में जाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन या अपने अंगूठे या उंगली का इस्तेमाल करते हैं? एक बार जब आप अंदर आ गए तो आप अंदर ही हैं। और इसीलिए हमें इन बातों के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग अकाउंट्स और डिवाइस का इस्तेमाल करें। यह हमारे सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में एयर गैप्स बनाने में मदद करता है। इससे किसी के लिए ये ट्रैक करना और हमारे बारे में एक एकीकृत प्रोफाइल बनाना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन हैं और हमारी असली रुचियाँ क्या हैं। मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि अनावश्यक ऐप परमिशन से बचें। तो अगर आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना ही है, अपने हेल्थ ऐप्स को अपनी लोकेशन, सेवाओं या सोशल मीडिया से बायोमेट्रिक लॉगिन के साथ लिंक करने से बचें और इसी तरह की चीज़ों से भी। अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक सक्रिय संबंध बनाए रखें। आप जानते हैं, महामारी के दौरान मुझे जो चीज़ आगे बढ़ाती रही वो मेरी सुबह की प्रार्थनाएं थीं। ये विश्वास था कि भगवान अपने सिंहासन पर हैं। चाहे यह दुनिया मेरे साथ कुछ भी करे या कहे, भगवान मेरे स्वर्गीय पिता हैं और वह जानता है जब कोई गौरैया ज़मीन पर गिरती है, वह मेरे सिर के बालों तक को जानता है। और यीशु ने पहाड़ी पर दिए गए उपदेश में कहा, छोटे बच्चों, इन बातों की चिंता मत करो। गैर यहूदी लोग इस बात की चिंता करते हैं कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे और बाकी सब कुछ। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, और वे सारी बातें जिनकी चिंता गैर यहूदी लोग करते हैं, ईश्वर तुम्हारे लिए इन सब बातों का ध्यान रखेगा। और तनाव कम करने के सबसे बड़े तरीकों में से एक है प्रार्थना करना और हर चीज़ को प्रार्थना में ईश्वर को सौंप देना। और आप जानते हैं, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मैं यहाँ एक पद देखना चाहूँगा। मैंने पाया कि ये पद महामारी के दौरान बहुत प्रासंगिक था। ये फिलिप्पियों 4 में है। शायद आप में से कुछ लोगों ने अपनी बाइबल में इस सूची को रेखांकित किया होगा। फिलिप्पियों 4 और पद 6, इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी याचिकाएं परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वह तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों को मसीह यीशु में भर देगी। तो जब आप दिन भर अपनी पूरी कोशिश करते हैं और दिन के अंत में घुटनों पर बैठकर कहते हैं, प्रभु मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो भी कमियां इसमें हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे एक पूर्ण बलिदान में बदल दें। मैं आज रात इसे आपके हवाले कर रहा हूं। जैसे ही मैं आज रात सोने जा रहा हूं, मैं यह समस्या आपके हाथों में सौंप रहा हूं, ताकि जब मैं सुबह उठूं तो मैं देख सकूं कि आपने मेरी ओर से क्या किया है। मैं आज रात शांति से सोऊंगा, क्योंकि यह मेरे स्वर्गीय पिता के हाथों में है। जब मेरा बेटा 1, 2 और 3 साल का था, वह अपनी एरी एयरलाइंस में उड़ान भरता था। उस एयरलाइंस का थीम ट्यून था नियरर माई गॉड टू थी, क्योंकि उस एयरलाइंस में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थीं। तो लोग जब भी उस विमान में जाते थे बहुत प्रार्थना करते थे। कम से कम मैं तो करता ही था। और कभी कभी पायलट नशे में होते थे, कभी वे अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, वे मुझे कॉकपिट में बुला लेते थे, क्योंकि हम बाकू जा रहे थे। लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज और यूनाइटेड भी आ रहे थे, और पायलट अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, जबकि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। और कभी कभी पायलट आता था और वह नशे में होता था, वह अपना जन्मदिन मना रहा होता था और उसे किसी की ज़रूरत होती थी जो उसके लिए अनुवाद कर सके। या कभी कभी हम उड़ रहे होते थे और एक बार जब हम लैंड कर रहे थे तो उसने केबिन में हम पर दबाव डाल दिया। यह और एक डरावना, बहुत डरावना अनुभव था, और इसी तरह की बातें होती थीं। मैं उस विमान में एक निश्चित मात्रा में प्रार्थना के साथ चढ़ता था, और मेरा छोटा बेटा मेरे बगल में कार सीट पर गहरी नींद में सोया होता था। वह गहरी नींद में क्यों है? क्योंकि वह अपने पापा के साथ है। और क्योंकि वो अपने पापा के साथ है, उससे पता है कि जब तक मैं अपने पापा के साथ हूं मैं ठीक रहूंगा। तो जब हम इन स्मार्ट शहरों के बारे में सोचते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने संबंध को नवीनीकृत और पुनर्जीवित करने के बारे में भी सोचें। यह तनाव को कम करता है, विश्वास को बढ़ाता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन निर्णयों के लिए पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं जो हमें लेने होते हैं,
यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के लिए तैयार रहें। जब कोविड आया तो मैंने इंग्लैंड में अपने मम्मी पापा से बात की और सभी विमान रद्द हो रहे थे। और मेरी मम्मी ने कहा, कैरेन, वह कहती हैं, हो सकता है हम इस धरती पर फिर कभी ना मिलें, तो हम अभी ही अलविदा कह रहे हैं। और हमें बस ये करना पड़ा परिवार के रूप में। हाँ, हो सकता है हम इंग्लैंड में अपने माता पिता को फिर कभी ना देख पाएं। मेरे पिता 80 के दशक में हैं और उनकी तबीयत भी कुछ कमज़ोर है, और इसलिए हमने यह स्वीकार किया कि यात्रा प्रतिबंधों के कारण शायद हम एक दूसरे से फिर कभी ना मिल पाएं। और हमें यह एहसास हुआ कि यह दुनिया हमारा घर नहीं है। हमें उस भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए जहां आप बिना डिजिटल अनुमति के आसानी से विमान में नहीं बैठ सकते या स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब तक हम कर सकते हैं, यात्रा करने की क्षमता को संजोना और अपने जीवन में जो रिश्ते वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बनाए रखना। इसका यह भी अर्थ है कि हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि हम डिजिटल नियंत्रण की दुनिया में जीवित रह सकें। तो मैं अमेरिका भर में बहुत यात्रा करता हूँ। पिछले साल जब मैं अलबामा में पुरुषों के रिट्रीट के लिए था, तो एक तूफान आया और पूरे शहर की बिजली काट दी। मेरे पास सिर्फ एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड था और मैं पेट्रोल नहीं ले सका। मेरे पास नकद बिल्कुल नहीं था और दुकानों के पास कोई कैश रजिस्टर नहीं था। आप कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते थे। अगर आपके पास नकद नहीं था तो आप मूल रूप से अकेले रह गए थे। तो हम में से कई लोग, कुल 15, इस घर में फंसे हुए थे। असल में हम एक एडवेंटिस्ट किसान के लिए सूअर का शिकार कर रहे थे और हम झुंड को कम कर रहे थे। लेकिन हम इस फार्म पर 7,000 एकड़ जंगल में फंसे हुए थे, सोच रहे थे कि अगला खाना हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सब कुछ ढह गया था। 4 दिनों तक उस शहर में कुछ भी काम नहीं कर रहा था और वहाँ मुझे एहसास हुआ कि हमारी सभ्यता वास्तव में कितनी नाजुक है। और उसी पल से मैं अपनी कार के पीछे एक एटलस रखता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गाड़ी चला रहा था, मेरा फ़ोन बंद हो गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं दक्षिणी अलबामा में कहाँ हूँ। मैं एटलस, एक स्थानीय नक्शा, इस्तेमाल कर रहा था। तो हमें सोचना होगा कि जब यात्रा पर प्रतिबंध लगेंगे तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। मैं एक पल के लिए स्वास्थ्य संदेश के बारे में बात करना चाहता हूँ। आइए इसे यहाँ कहते हैं, अपनी स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाएं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य संदेश के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत कम पड़ती है। और एक स्मार्ट सिटी में जहाँ डिजिटल आईडी होती है, इसका मतलब है कि आप राज्य के नियंत्रण के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसलिए अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अधिकतम और अनुकूलित करना स्मार्ट सिटी या किसी अन्य प्रकार के संकट में सरकारी नियंत्रण को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। कारण यह नहीं है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखकर दवाओं से दूर रहें, बल्कि यह है कि आप ऐसी स्थिति में न पड़ें जहां आपको स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा पाने के लिए अपनी डिजिटल आईडी अनलॉक करने के लिए किसी आदेश का पालन करना पड़े। इसलिए मैं आज रात आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप बुनियादी दवाओं का एक स्टॉक रखें, कुछ बुनियादी प्राथमिक उपचार तकनीकें या मामूली समस्याओं के लिए समग्र उपचार सीखें और विश्वसनीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बनाएं। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर इस बात को मंजूरी देंगे या नहीं, लेकिन आप जानते हैं, मैं घर पर दवाओं का एक स्टॉक रखता हूं। मैं इन्हें अलग अलग जगहों से ले आता हूं और इन्हें किसी को वापस नहीं करता। और जब मैंने अपनी टांग तोड़ी थी तो डॉक्टर ने मुझे जो दवाएं दी थीं, आप जानते हैं, 2 छोटी छोटी चीज़ें। इनमें से कुछ में तेज असर वाली मॉर्फिन का विकल्प भरा हुआ है। ये चुपचाप कहीं छुपा कर रखी हुई है, बस इसीलिए कि अगर कभी मुझे इनकी सच में ज़रूरत पड़े तो। और जब मैं महामारी के दौरान मोजाम्बिक में था तो मैं घर लौटते समय अपने साथ 2 सूटकेस भरकर कुत्तों की डिवॉर्मिंग दवा लाता था। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब शिकागो में पूछा गया, आपको आइवरमेक्टिन के 2 सूटकेस क्यों हैं, मैंने कहा, मुझे कीड़ों की बड़ी समस्या है। लेकिन बात यह है कि जब भी मौका मिले, चीज़ें इकट्ठा करने का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए। जब लोग देर रात आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, मेरी दादी कोविड से मर रही हैं, सुना है आपके पास आइवरमेक्टिन है, तो आपको एक फ़ैसला लेना होता है। क्या आप किसी की जान बचाने में मदद करेंगे या शायद आप कानून तोड़ेंगे? मुझे नहीं पता। आपको इस तरह का फ़ैसला लेना ही पड़ता है। और इसलिए मैंने महामारी में सीखा कि निगरानी के इस दौर में आपको यह जानना ज़रूरी है कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं। और अब जब हम महामारी से बाहर आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि सरकारें कितनी सत्तावादी हो सकती हैं।
हमने देखा है कि दुनिया में आप अमेरिका में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और अगले ही दिन आप अचानक एक नफ़रत किए जाने वाले अल्पसंख्यक का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे सरकार की हर शाखा द्वारा बदनाम किया जाता है। और यह सब लगभग रातों रात हो जाता है। सोचिए मेरे साथ क्या हुआ। अब मेरे अपने अधिकांश नागरिक मुझसे नफ़रत करते हैं। इसलिए हमें सिर्फ अपनी सेहत को अधिकतम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ऐसे लोगों का नेटवर्क भी मजबूत बनाना है, जिन पर हम सच में भरोसा कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाइबल अध्ययन समूह या प्रार्थना समूह में शामिल हों। किसी छोटे समूह का हिस्सा बनें, घर में एक चर्च शुरू करें, अपने घर में बाइबल फेलोशिप शुरू करें और 2 या 3 हफ्तों के भीतर आप औपचारिक बातचीत से आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कैसे हो, और आपके बीच सच्ची आत्मिक निकटता और विश्वास बनना शुरू हो जाएगा। और समय के अंत में यीशु के आने से पहले हम बड़े गिरजाघरों में पूजा नहीं करेंगे, बल्कि हम घरों के समूहों में पूजा करेंगे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, हाँ, सब्त के दिन चर्च ज़रूर जाएं, लेकिन सप्ताह के दौरान भी ऐसे समूह बनाना शुरू करें और जानें कि आप वास्तव में किस पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि महामारी के दौरान हमें एहसास हुआ कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। कोई सांप्रदायिक मदद नहीं मिली जो उन एडवेंटिस्टों को बचाती जिन्होंने अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए साहस दिखाया। हम अपने भरोसे थे। वहाँ कोई भरोसेमंद कैलिफोर्नियाई परिचित नहीं था। क्या आप आसपास किसी को जानते हैं? अपने आसपास ऐसे लोगों का दायरा बनाएं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यही वे लोग हैं जिनके साथ आप समय बिताएंगे, जिनके साथ आप प्रार्थना करेंगे और जिन्हें आप अपने घर बुलाएंगे। अगर आपको कहीं जाना पड़े तो ये एक शरण स्थल होगा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब हम स्मार्ट सिटी के विस्तार के बारे में सोचें तो इस बारे में भी सोचें। स्थानीय चर्चों में आध्यात्मिक समुदाय और विश्वास का नेटवर्क बनाना आने वाले समय के लिए तैयारी है। ये आज आपको आध्यात्मिक रूप से आशीर्वाद देगा और भविष्य के लिए भी तैयार करेगा। और मैं आपको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हम ये फिलीपींस में मिशनरियों के साथ किया करते थे। जब युवा लोग फिलीपींस आते थे तो हम कहते थे, सभी लोग कृपया अपने मोबाइल फ़ोन जमा कर दें और आपको 1 महीने बाद वापस मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि 19, 20, 21 साल के युवाओं के लिए यह कितना आघातपूर्ण था? क्या यहाँ किसी को तब चिंता होती है जब आप अपना स्मार्टफ़ोन नहीं ढूंढ पाते? यहाँ कुछ लोग हैं जो इसे स्वीकार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं कहीं से घर जा रहा था और मुझे लगा कि मेरा फ़ोन मेरी बगल वाली सीट पर है, लेकिन जब मैं कार में वापस आया तो वह वहाँ नहीं था। और मैं घर जा रहा था और मैंने उसे किसी कारण से मैंने उसका वॉल्यूम बंद कर दिया था और मैंने पूछा। मेरी पत्नी ने मुझे स्क्रीन पर मैसेज किया तो मैंने भी जवाब में मैसेज किया। मैंने कहा, ठीक है, फ़ोन कार में ही है क्योंकि मैं अभी भी मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह कहीं भी नहीं मिल रहा। और मुझे ये समझने में लगभग पूरा दिन लग गया। वह मेरी सीटों में से एक के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के पास फंसा हुआ था। और उन 24 घंटों में जो चिंता मैंने महसूस की, ये सच है। हम लगभग इन चीज़ों के आदी हो गए हैं और इनके साथ मिलने वाले डोपामिन हिट्स के भी। तो डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। क्यों? क्योंकि यह आपकी भावनात्मक सहनशीलता को बढ़ाता है और आपको फिर से एक इंसान बनने में सक्षम बनाता है, न कि केवल एक काम करने वाली मशीन। कई साल पहले अज़रबैजान में, मैं आज रात बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन यह एक अच्छा उदाहरण है। मैं एक ऐसे शहर में था जहाँ रात में बिजली नहीं होती थी और दिन में मैं बहुत व्यस्त रहता था। मैं अपने अपार्टमेंट लौटता था और उस समय मेरी उम्र लगभग 23 साल थी। और मैं उस छोटे से सोवियत अपार्टमेंट में लौटता था और मेरे पास केवल एक मोमबत्ती की रोशनी होती थी। और मैं अपने बिस्तर पर कड़ाके की ठंड में अपने स्लीपिंग बैग में बैठा कांपता रहता था, इतना थकने का इंतज़ार करता था कि नींद आ जाए। मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और कुछ महीनों तक रात में इस पुराने सोवियत अपार्टमेंट में, जो ज़्यादा अच्छा नहीं था, चुपचाप अपने स्लीपिंग बैग में बैठने के बाद इतनी ठंड थी कि पनीर भी मेज़ पर जमी हुई रहती थी। तुम्हें फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। रसोई की मेज़ पर सब कुछ जमा हुआ रहता था। तो कुछ महीनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ी कृपा थी। क्योंकि एक युवा के रूप में मुझे लगता था कि जीवन का केंद्र बिंदु व्यस्त रहना और वे काम करना है जो मुझे पसंद हैं। और भगवान मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं धीमा हो जाऊं और ये समझूं कि हम ह्यूमन डूइंग्स या ह्यूमन एक्वायरिंग नहीं हैं, बल्कि हम ऐसे इंसान हैं जिन्हें उनके साथ संबंध के लिए बनाया गया है। और इसलिए जब हम आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें ऑफ ग्रिड रहना सीखना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन के बिना, लगातार आने वाले संदेशों और सूचनाओं के बिना। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें, शायद हर सप्ताह या हर रविवार को।
बस शुक्रवार रात को अपने फ़ोन बंद कर दें और सोमवार सुबह उन्हें फिर से चालू करें। और बस एक सप्त के दिन की विश्राम का आनंद लें, बिना जेब में पिंग पिंग या वाइब्रेट के, और फिर से एक इंसान होना सीखें। अपने आसपास के लोगों से फिर से जुड़ना सीखें। आजकल जब आप रेस्तरां में जाते हैं तो देखते हैं कि एक टेबल पर 3 लोग बैठे हैं और हर कोई अपने फ़ोन में व्यस्त है। तो फिर आप रेस्तरां क्यों जा रहे हैं? आप इस तरह मिल क्यों रहे हैं? और इस तरह हम एक दूसरे से संवाद और जुड़ने की क्षमता खोते जा रहे हैं, जब तक कि वह मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ना हो। और हम उस मानवीय जीवन की समृद्धि और मित्रता की गहराई को खो रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। हमारे दोस्तों से प्रेम करने और उनसे प्रेम पाने की हमारी क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि हम अपने डिजिटल उपकरणों के आदी हो गए हैं। इसलिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप बार्टर या वैकल्पिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सोचें। जब मैं कई साल पहले अफ़गानिस्तान में था, जब वहाँ की सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, तो मैंने देखा कि हर कोई जीवित रहा, लेकिन वे लोग बिना नकद के वातावरण में जीवित रहे। वे इसीलिए जीवित रहे क्योंकि उनके पास बेचने के लिए भेड़ें थीं। वे इसलिए जीवित रहे क्योंकि वे ऑटो इंजन की मरम्मत कर सकते थे, ऑटो मैकेनिक थे। वे इसीलिए जीवित रहे क्योंकि वे किसी के घर में बिजली का काम कर सकते थे। वे इसलिए जीवित रहे क्योंकि उनके पास व्यावहारिक कौशल थे। जब सोवियत संघ का पतन हुआ और मेरी पत्नी ने इस पतन को खुद देखा, तो सोवियत संघ के पतन के बाद जो नौकरियां सबसे ज़्यादा पैसे देती थीं, वे डॉक्टर, नर्स या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि ड्राइवॉलर, ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और बढ़ई थे, क्योंकि हर किसी को व्यावहारिक काम करवाने की ज़रूरत थी। और जिन लोगों के पास सब कुछ ढाने से पहले उच्च दर्जे और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां थीं, वे जीवित नहीं रह सके। लेकिन वही लोग जो व्यावहारिक कौशल रखते थे, वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। इसलिए जब तक हमारे पास समय है, उपकरणों को ठीक करना सीखें, डिब्बाबंद सामान बनाना सीखें, कोई ऐसा व्यावहारिक कौशल सीखें जिसकी बाजार में मांग हो। एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों को जीवित रहने के लिए डिजिटल माहौल से बाहर रहना पड़ता है। किसी सामुदायिक वस्तु विनिमय प्रणाली में शामिल होने के बारे में सोचें, जहां आप एक दूसरे के बीच सेवाओं का आदान प्रदान करें, न कि हमेशा केवल डॉलर पर निर्भर रहें। सोचिए कि आप अपने संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं। कुछ लोग डिजिटल सिस्टम पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं डिजिटल सिस्टम पर भरोसा नहीं करता। मैंने इसे चलते हुए देखा है और ये अच्छा नहीं है। इसलिए सोचिए कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे डिजिटल सिस्टम फ्रीज ना कर सके। मैंने एक युद्ध क्षेत्र में पाया कि सबसे अधिक बिकने वाली मुद्रा छोटी व्हिस्की की बोतलें थीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पुरुष घायल होते हैं, उनके घावों में संक्रमण हो जाता है और वे दर्द से राहत पाना चाहते हैं। जैक डैनियल्स की वे छोटी बोतलें युद्ध क्षेत्रों में अपने वजन के बराबर कीमती होती हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि आप रविवार को भागकर जैक डैनियल्स की 1000 छोटी बोतलें जमा कर लें। लेकिन मैंने अपने एड्रा के समय में युद्ध क्षेत्रों में देखा है कि बार्टर कैसे काम करता है। और ये चीज़ें होती हैं जैसे सिगरेट लाइटर, शराब और एंटीबायोटिक्स। जब समाज आपके खिलाफ हो जाता है, तो ये चीज़ें सोने के बराबर कीमती हो जाती हैं। तो इन संपत्तियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें डिजिटल सिस्टम द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो मैं आज रात इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, दुनिया में बहुत कुछ देखा है। मैंने लड़ाई में लोगों को मरते देखा है, जातीय सफाया होते देखा है, अपनी छत से दूरबीन से देखा है, सरकार को इस इलाके या उस इलाके पर गोले बरसाते देखा है, धमाकों की आवाज़ सुनी है, घायलों को देखा है, और ये सब बहुत अस्त व्यस्त होता है। और मुझे एहसास हुआ है कि यह दुनिया बहुत बेरहम जगह है, और एक दिन यह सब यहाँ भी आ सकता है। हमने इसका जिक्र किया था, ये भाई स्कॉट थे। रिस्मा ने हमें आज पहले ही 5वें मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीज से वह उद्धरण दिया था, मेरा ख्याल है, जो अमेरिका में आने वाली गृह युद्ध के बारे में है। तो ये सब चीज़ें एक तरफ हो रही हैं, दूसरी तरफ शहरी वातावरण और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे हमारी नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रताओं को और भी ज़्यादा सीमित कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर आने वाले नियंत्रण के उपकरण हैं। तो स्मार्ट सिटी की कुछ दुविधाएं क्या हैं? हमारा समय यहाँ आगे बढ़ रहा है। तो पहली दुविधा जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है, आपकी लाल रेखा कहाँ है? अगर एक राष्ट्रीय डिजिटल आईडी ऐप उपलब्ध हो जाता है तो? पहले किसी ने पूछा था, क्या शुरू से इसके इस्तेमाल से इनकार कर दें या शुरू कर देखें, आगे क्या होता है? दूसरे शब्दों में, वापसी का बिंदु क्या है?
कुछ कहते हैं मैं इसे सिर्फ टैक्स रिटर्न के लिए इस्तेमाल करूंगा, यह सुविधाजनक है, मुझे ये करना ही है, ये कानूनी रूप से आवश्यक है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यह प्रारंभिक स्वीकृति धीरे धीरे सामान्य होने की ओर ले जाएगी। और जब तक आपकी डिजिटल आईडी किसी नैतिक रूप से आपत्तिजनक चीज़ के लिए आवश्यक हो जाएगी, तब तक आप इसमें गहराई से बंध चुके होंगे। इसलिए अपनी लाल रेखा तय करना एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय है, जिसे आपको प्रार्थना के साथ लेना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है कि कल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आज मैं किस हद तक बिना किसी चीज़ के रह सकता हूँ। क्या आप बाद में इससे बाहर निकल सकते हैं? मान लीजिए आप किसी स्मार्ट सिटी में डिजिटल आईडी सिस्टम में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में इसमें अति हो जाती है, जैसे कि सब्त के दिन सुबह अपने चर्च में प्रवेश करने या सिर्फ किराने का सामान खरीदने के लिए फेस स्कैन की आवश्यकता होना। आप कहेंगे कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन देशों में रहा हूं जहां पादरियों को उपासना सेवा के दौरान उपस्थित सभी लोगों की सूची बनानी पड़ती है, चाहे वह कागज़ पर हो या डिजिटल। ये अप्रासंगिक है। क्या आप उस स्तर पर पीछे हट पाएंगे? तकनीकी रूप से आप डिजिटल आईडी ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं और उसका उपयोग बंद कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से बाहर निकलने की कीमत क्या है? उस समय तक सरकार के पास पहले से ही आपके बारे में एक विस्तृत प्रोफाइल होती है। आपकी सेहत, आपकी खरीदारी, आपकी व्यक्तिगत गतिविधियाँ, आपके सामाजिक संबंध, शायद आपके लिए एक व्यवहारिक स्कोर भी हो सकता है। सिर्फ ऐप छोड़ देने से आपकी प्रोफाइल गायब नहीं हो जाएगी। सरकार के लिए आधुनिक समाज में ग्रिड से बाहर रहना बहुत मुश्किल है। अगर हर किसी की डिजिटल आईडी सिस्टम में कोई भूमिका हो तो यह कई गुना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्या कोई सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता है, या एक बार अंदर आ गए तो हमेशा के लिए फंस जाते हैं? ये वे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। शारीरिक इम्प्लांट्स। क्या आपने चिम्पिंग के बारे में सुना है? ठीक है, तो बिल गेट्स, जो नागरिक धार्मिक स्वतंत्रता के एक आदर्श चैंपियन माने जाते हैं, वह और अन्य लोग आपकी त्वचा के नीचे डाले जाने वाले माइक्रोचिप्स पर काम कर रहे हैं। इसमें आपके टीकाकरण रिकॉर्ड, आपकी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी, आपकी यात्रा करने की क्षमता, आपके वैक्सीन रिकॉर्ड आदि और आपका पासपोर्ट वगैरह शामिल हैं। तो चिम्पिंग के मामले में आप सीमा कहाँ खींचेंगे? क्या पवित्र आत्मा के मंदिर में हस्तक्षेप करने को लेकर दार्शनिक आपत्तियां हैं? सुविधा के नाम पर आप सुरक्षा या सिद्धांत की कितनी कुर्बानी देंगे? मैं आज रात आप सभी को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे लिए सुविधा कितनी मायने रखती है, यह हमारे लिए आज रात कितनी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और आराम की तलाश अंततः हमारे आध्यात्मिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब हमें कहना पड़ता है, अब मैं ये चीज़ें और नहीं करूँगा। और इससे पहले कि चीज़ें ज़बरदस्ती आदेश या फरमान के ज़रिए छीन ली जाएं, आज ही सरल जीवन जीना, आत्म अनुशासन का जीवन जीना सीखना बेहतर है, जहां आपके पास अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों को बनाने की क्षमता होती है, जो हैं सार्थक मानवीय संबंध। आज अपनी इच्छा से बिना किसी चीज़ के रहना सीखना हमें कल मजबूरी में बिना उसके रहने के लिए सक्षम बनाता है। इसलिए हमें इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष, हमारा समय यहाँ समाप्ति की ओर है। डिजिटल आईडी, स्मार्ट सिटी, केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्राएं, ये सभी मार्क ऑफ द बीस्ट के लागू होने के लिए आधारभूत संरचना तैयार कर रहे हैं। हम एक नए डिजिटल कालकोठरी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे सुविधा, सुरक्षा और संरक्षा के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन यह एक ऐसी डिजिटल कालकोठरी बन जाएगी जिससे कोई बच नहीं सकेगा। और इसलिए हम आज यह चुन सकते हैं कि जब इस डिजिटल कालकोठरी का उपयोग मार्क ऑफ द बीस्ट को लागू करने के लिए किया जाएगा, तब हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह विवेक के वैश्विक दबाव का समय होगा, ठीक यीशु के दूसरे आगमन से पहले। मुद्दा यह होगा कि क्या सही है और क्या गलत। सच्ची उपासना सप्त की या पोप के रविवार की, परमेश्वर की आज्ञाओं की या मनुष्य के आदेशों की। प्रकाशित वाक्य 13:16-17 में यह कहा गया है, यह सबको, छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्वतंत्र और दास, सभी को उनके दाहिने हाथ या उनके माथे पर चिन्हित करता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो यह चिन्ह नहीं रखता वह न तो खरीद सके और न ही बेच सके। यह उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या है। और जब पशु का चिन्ह थोपा जाएगा तो प्रकाशित वाक्य 12, 13 और 14 में एक शब्द बार बार सामने आता है। मैंने वे तीनों शास्त्र वचन यहीं रखे हैं। पहला है प्रकाशित वाक्य 13:4। इसमें लिखा है, उन्होंने उपासना की।
यहाँ क्रिया प्रोस्कुनेओ का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अजगर की उपासना की। यहाँ यह झूठी उपासना है। और यहाँ आपको पशु की प्रतिमा की जबरन उपासना दिखाई देती है, जो उपासना नहीं करेगा। यहाँ भी यूनानी में वही क्रिया है, पशु की प्रतिमा को मार डाला जाए। और परमेश्वर कहता है, इस संसार की जबरन उपासना के जवाब में हमें उसकी उपासना करनी है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। यहाँ भी वही क्रिया है फ्रेंड, प्रोस्कुनेओ। तो प्रकाशित वाक्य 13 में शैतान की उपासना है। यहाँ नीचे आपके पास पशु की प्रतिमा की उपासना है, और यहाँ आपके पास सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपासना है। तो हमारे सामने जो चुनाव है वह ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं, आपको फोर्ड या शेवी खरीदने पर दंडित नहीं किया जाएगा, और आपको रिपब्लिकन या डेमोक्रेट को वोट देने पर भी दंडित नहीं किया जाएगा। अंतिम मुद्दा यह है कि आप किसकी उपासना करते हैं। आप जानते हैं, जब मैं एएफएम से चला गया तो लोगों ने कहा, वह तो बहुत अच्छी नौकरी थी आपके पास। और मैंने कहा, दरअसल एएफएम मेरा नियोक्ता था, लेकिन परमेश्वर मेरा पालन करता है, और परमेश्वर हमारा पालन करता है, और वह अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 6 महीनों में परमेश्वर ने हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, और हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारे साथ रहेगा जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिन्हें हम सबसे अच्छे, सही और कभी कभी एकमात्र निर्णय मानते हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें प्रतिदिन की रोटी देगा। वह यह नहीं कहते कि हमें आज हमारे दैनिक विवाह भोज दे, वह हमें आज हमारी दैनिक रोटी देंगे। परमेश्वर हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार संभालेंगे, अक्सर हमारी चाहत से भी अधिक देंगे, लेकिन वह हमें वही देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मुझे न तो गरीबी दो और न ही धन। धन मिलने पर हम ईश्वर और संपत्ति को भूल सकते हैं। गरीबी में हम ईर्ष्यालु होकर चोरी जैसे अपराध करते हैं। ज़रूरत भर मिलना ही बेहतर है। और अंतिम मुद्दा पूजा को लेकर है। और आज मैंने जिन सब बातों का जिक्र किया, जैसे डिजिटल आईडी और स्मार्ट सिटी का विस्तार, ये सब हमारे चारों ओर बनाई जा रही बुनियादी ढांचा है, जो एक दिन इस्तेमाल किया जाएगा पशु के चिन्ह को लागू करने के लिए। तो मैं आपसे ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह लोकप्रिय है या यह कोई अच्छा विषय है जिस पर बात की जाए, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर हम अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता को जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी खबर को जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक साझा कर सकें, तो हमें इसके लिए सबसे अच्छी स्थिति में होना चाहिए। मैनहट्टन में एक कमरे के छोटे फ्लैट में एक दिन के खाने के साथ रहना काफ़ी नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आज सुबह या दोपहर में कहा था, मैंने कभी तो ये बात कही थी, पहले स्वर्गदूत का संदेश हमारे लिए परमेश्वर को हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करता है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश शैतान को एक धोखेबाज और झूठे के रूप में उजागर करता है। और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश कहता है, आज ही चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे, आज ही चुनो कि तुम किसकी उपासना करोगे, आज ही चुनो कि तुम्हारे जीवन में किसका वचन सर्वोच्च है, आज ही चुनो कि तुम किसके आदेशों का पालन करोगे, आज ही चुनो कि तुम किसके वादों पर विश्वास करोगे, आज ही चुनो कि क्या पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्या तुम वही चाहते हो, या फिर परमेश्वर का मुफ्त उपहार मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आज ही चुनो। और इसीलिए यदि हमारा चुनाव परमेश्वर के लिए है तो हम चाहते हैं कि हम मसीह के सैनिक बनने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हों, और जब तक संभव हो सके हम संसार के लिए ज्योति बने रहें। तो आज मैंने जो बातें साझा की हैं उनके बारे में सोचिए। शायद हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। हम डर के कारण बदलाव नहीं कर रहे हैं। हम बदलाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आत्माओं के लिए लड़ाई में जितना संभव हो सके उतना समय तक बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आत्माएं अनमोल हैं। और परमेश्वर मरे, यीशु हर एक व्यक्ति के लिए मरे, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मैन के हर व्यक्ति के लिए भी। और हमें इस तरह से तैयार रहना चाहिए कि हम यथासंभव लंबे समय तक
अनंत सुसमाचार को सबसे अच्छे तरीके से साझा कर सकें और लोगों को परमेश्वर की छाप पाने के लिए आमंत्रित कर सकें, न कि पशु की छाप के लिए। तो सिर्फ परमेश्वर को चुने ही नहीं, बल्कि खुद से पूछें, हे परमेश्वर, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में एक नया दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है? क्या मुझे जीवन के प्रति नया नज़रिया और बेहतर व्यवस्था चाहिए? क्या सुसमाचार प्रचार के लिए शहर के पास जाना सही होगा, या फिर बच्चों पर शहरी प्रभाव देखते हुए मुझे और दूर चले जाना चाहिए? हमें सभी को ये फैसले खुद के लिए लेने होंगे, और जो भी निर्णय कोई लेता है उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन इसे सोच समझ कर करें। मैं हर सुबह उत्साहित होकर उठता हूँ, क्योंकि मैं आत्माओं के लिए होने वाली लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। यही बात मुझे तब उत्साहित करती थी जब मैं 16 साल का था। मैं उठता था क्योंकि मैं उत्साहित था, क्योंकि कोई फुटबॉल मैच चल रहा था। लेकिन आप जीवन के उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ केवल एक ही चीज़ मायने रखती है, आत्माओं के लिए होने वाली लड़ाई। और अगर यही बात आपको उत्साहित करती है, यही आपको प्रेरित करती है, तो फिर अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से व्यवस्थित करने का चुनाव करें। आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन के चरण को ध्यान में रखते हुए। और चाहे आप एक युवा वयस्क हों या एक मध्य आयु वर्ग के पेशेवर, चाहे आप अपने 50, 60 या 70 के दशक में दूसरी करियर की ओर बढ़ रहे हों, जीवन के किसी भी चरण में हों, आप पुरुषों की दुनिया में यीशु मसीह के लिए जितना संभव हो सके चमकने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। अगर इसका मतलब है कि आपको बदलाव करने हैं, अव्यवस्था हटानी है, जीवन को सरल बनाना है, प्राथमिकताएं बदलनी हैं और इस दुनिया के कुछ झूठे देवताओं को छोड़ना है, तो ऐसा ही हो, क्योंकि अनंत जीवन इसके लायक है। अनंत जीवन सचमुच इसके लायक है। जब मैं 16 साल का था तो मुझे लगता था कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अब जब मैं सुबह उठता हूं और कुछ उठाने के लिए झुकता हूं, तो मैं वहां और भी काम ढूंढता हूं। जब मैं वहां नीचे हूं, जीवन बहुत जल्दी बीत जाता है। समय का सदुपयोग करें। कृपया सिर झुकाएं, हम प्रार्थना से समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हे प्रभु, हम अपने आसपास ये सब घटित होते हुए देख रहे हैं। हम स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। हम अपनी संघीय सरकार में उन आवाज़ों को सुनते हैं जो कहती हैं कि संविधान में चर्च और राज्य का कोई पृथक्करण नहीं है, और हम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हम डिजिटल आईडी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं, स्मार्ट शहरों और स्मार्ट शहरी केंद्रों की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। और पिता, हम जानते हैं कि हम केवल एक स्मार्ट दुनिया की ओर नहीं, बल्कि एक निगरानी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आज रात प्रार्थना करता हूं प्रभु, कि आप हम में से प्रत्येक को यह बुद्धि दें कि हमें कैसे और कहाँ रहना है, ताकि हम व्यवस्था में रहें। प्रभु, ऐसा नहीं कि हम केवल अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहें, बल्कि ताकि हमारे सेवा कार्य और हमारे गवाह के माध्यम से अधिक आत्माएं बचाई जा सकें। इसलिए पिता, हमारे करियर, हमारी शादियों, हमारे घरों में हमें जो बुद्धि चाहिए वह हमें दें। हमें वह बुद्धि दें जिसकी हमें आवश्यकता है, ताकि हम यथासंभव लंबे समय तक पहाड़ी पर एक प्रकाश बने रहें। हम यीशु के नाम में आपसे यह दया मांगते हैं। आमीन।